दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अनिल जीनगर की लिखी कहानी मुड़ा पन्ना। जब भी बारिश आती है मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ। कभी कभी शरारती बारिश की कोई बूंद मेरे चेहरे को ऐसे छू जाती है जैसे इंदर की उंगलियां हों, उतनी ही ठंडी जितनी इंदर की हथेलियां होती थीं। इंदर मेरे जीवन की किताब का सबसे खूबसूरत मुड़ा हुआ पन्ना, जिसको मैं सबसे छिपा कर पढ़ती आई हूं। शायद तब तक पढ़ती रहूंगी जब तक ये मुई सांसें चलती रहेंगी। कितनी ही खूबसूरत यादें हैं जिन पर वक्त की धूल चढ़ ही नहीं पाई, या यूं कहूं हमारे दरमियां कभी वक्त रहा ही नहीं। उम्र के 60 साल धुल गए हैं। अब मैं उस जगह हूं जहां तन्हाई ही हम सफर बन जाती है। 3 BHK फ्लैट में अकेली रहती हूं। सोचा कोई पेइंग गेस्ट रख लूं, बात करने के लिए कोई तो हो। मैंने यही सोचकर एक एजेंट से बात की। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, वो एक 27-28 साल के लड़के को घर दिखाने ले आया। मैं बिल्कुल चौंक गई। ऐसा लगा जैसे इंदर सामने खड़ा हो। ऐसा लगा जैसे वक्त ने अपने कदम मोड़ लिए हों। मुझे होश तब आया जब उसने कहा, इंदु आंटी, रेंट में कुछ कंसेशन हो सकता है क्या? मैंने पूछा, करते क्या हो? उसने तपाक से कहा, फिलहाल फ्रीलांसर हूं, कभी कभार आर्टिकल छप जाते हैं तो थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। हमारे यहाँ हालत अब भी वही है। राइटर से हमेशा पूछा जाता है कि लिखते हो वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने फाइनली उसको कुछ कंसेशन दे ही दिया। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको देखकर ही अपनापन जन्म ले लेता है। मेरा नया पेइंग गेस्ट सिद्धार्थ उनमें से ही एक था। हम दोनों जब अक्सर खाने की टेबल पर खाने के साथ गरम गरम बहसें परोसते रहते तो इन्हीं बहसों में खाना जरूर ठंडा हो जाता। मेरा दिन तो गुजर जाता, लेकिन रात आती तो अपने साथ इंदर की यादों का सरहाना लेकर आती और एक एक पल अंधेरे कमरे में जुगनुओं की तरह चमकने लगता। ये सिद्धार्थ कुछ इनकलाबी था। वो अक्सर मुझको पाश की कविताएं सुनाता था। उसकी ज्यादातर आदतें इंदर से मिलती थीं। इंदर के बारे में भी अब बताना जरूरी है। इंदर और मैं कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। वो भी कविताएं लिखता था और हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। मुझे नहीं मालूम मैं कब उससे प्यार कर बैठी। मैं हमेशा बस उसके आसपास रहने की कोशिश करती। उसे भी जब मौका मिलता वो मुझे कोई न कोई कविता सुना देता। मैं बस उसकी आवाज सुना करती। वो बोलते बोलते कहाँ पॉज लेता है। जब बोलते हुए उसके होंठ सूखने लगते तो वो बड़ी चालाकी से जबान होठों पर फेर कर उन्हें गीला कर लेता, लेकिन मजाल है कि कविता अधूरी रह जाए। मजेदार बात यह है कि मुझे तब कविताएं समझ में नहीं आती थीं। मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी। उसकी आवाज सुनूं, उसका चेहरा देखूं या उसकी कविता समझूं। फिर मैं सब छोड़ देती। मेरे कानों में बस उसकी आवाज रहती और उसकी कविता के सारे शब्द मेरे चारों तरफ तितलियों की तरह मंडराते रहते। जब मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, तुम चल सकोगी साथ मेरे? मैंने कहा, क्यों नहीं। फिर न उसने ही कुछ कहा न मैं ही कुछ बोल पाई। हमें लगा अब लफ्ज बेमानी हो गए हैं। हम अक्सर उन जगहों पर मिलते जिन्हें खंडहर कहा जाता था, जहां वक्त चुपचाप रहता, लेकिन कोई सुनना चाहे तो चीख चीख के बोलता था। हम कुछ वक्त की सुनते और कुछ अपना वक्त जमा कराते। वो 4 महीने ऐसे गुजरे थे जैसे 4 पल गुजर गए हों या मैंने 4 सदियां जी ली हों। किताबों में खत आते, कविताओं के चेहरे पहने हुए। मैं एक एक खत को कई कई बार पढ़ती, अब भी पढ़ती हूं तो सब कुछ सामने से गुजर जाता है। गुजर नहीं जाता, मैं वक्त पर फिर से कदम रख के उसके साथ साथ चलती हूँ। लेकिन हर बार आखिर में वही मंजर सामने आ जाता है जिससे मैं छूटना चाहती हूँ। वो जब उसने कहा था, अब हम नहीं मिलेंगे, मैंने चीख के पूछा था, क्यों? उसने इतना ही कहा था, इस रिश्ते की सांसें इतनी ही हैं। मैं इंदर से जवाब चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर कोई कैसे किसी को ऐसे बीच राह में छोड़ सकता था। मैं अपनी चीखती खामोशी में उसकी चुप्पी भी मिलाती रही, लेकिन गहरी खामोशी के सिवा
कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने फैसला किया इंदर से मिलने का, लेकिन वो उस दिन के बाद कॉलेज भी नहीं आया था। जब मैंने उसके दोस्तों से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। उसे तलाशने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। धीरे धीरे कब उसकी खामोशी ने मेरे भीतर घर बना लिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं जरा सा भी नहीं रोई, न ही मेरे होठों से कोई सिसकी जन्मी। ये मेरी हिम्मत थी या कमजोरी, मैं खुद ही उसे समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी। मैंने उनको ना भी नहीं कहा और हाँ भी। मैं बस खामोश रही, जिसको मेरी हामी समझ लिया गया। कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो गई। वो अच्छे थे, लेकिन न जाने कैसा खालीपन था मेरे भीतर जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त गुजरा और हमारे घर 2 प्यारी सी बेटियां हुई। फिर तो जैसे वक्त को पंख लग गए। दिन यूं निकल जाता और अभी चुटकी भी नहीं बजाई होती कि रात हो जाती। पता ही नहीं चला कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो गईं। एक डॉक्टर बनी और छोटी वाली को कुछ बनना नहीं था। उसके पैरों में फिरकी थी, उसे बस ट्रैवल करना पसंद था, तो बन गई रिपोर्टर। माँ को छोड़कर सबकी खबर लेती। जब घर आती तो उसकी पोटली किस्सों से भरी होती। रात खत्म हो जाती, लेकिन उसकी कहानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब हमें उनकी शादी की चिंता होने लगी थी। बड़ी बेटी की शादी ही तय हुई थी। उसके कुछ दिन बाद उनको हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए हमको छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही वो जिम्मेदारी पूरी की। अब घर पूरी तरह से खाली था। एक बेटी शादी करके अपने घर जा चुकी थी और दूसरी को शादी ही नहीं करनी थी। वो तो अपनी ही दुनिया में आजाद उड़ रही थी और मैंने भी उसे उड़ने दिया। अब तन्हाई के साथ खामोशी भी थी और जहन की तह में इंदर का ख्याल बहता रहता। बस सतह पर हो रही हलचल की वजह से मैं कभी कभी उसकी खामोशी सुन नहीं पाई। कभी मुड़कर देखती हूं तो लगता है मैं बाहर कुछ और थी और भीतर में कुछ और। मुझे लगता मैंने कई चेहरे पहन लिए थे और अब मैं उन सारे चेहरों में अपना असली चेहरा तलाशने लगी थी। खुद से सवाल करने लगी थी, मेरा असली चेहरा कौन सा है? मैंने किताबों को घर बना लिया। वो ही मेरी दोस्त हो गईं। जब चाहती किसी भी किरदार से बात कर लेती। ऐसे ही एक रोज जब मैं एक किताब के पन्ने पलट रही थी तो मेरे हाथ एक खत लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला मेरी हथेली पे रख दिया हो। मैं उस खत को आंख बंद करके किसी न किसी किताब में छुपा देती थी। मुझे नहीं मालूम होता था मैंने उसको किस किताब में छुपाया और इंतजार करती कि ऐसे ही किताबें पढ़ते हुए वो खत कब मुझे इत्तेफाकन मिल जाए। जब वो खत मुझे मिलता तो मैं उस किताब के पन्ने को और उस खत को बार बार पढ़ती। फिर उस खत को आंखें बंद करके किसी और किताब में रख देती। जिस किताब में वो मिला था उसका वो पन्ना मोड़कर उस किताब को अलग रख देती। ये इंदर का खत था। मेरी शादी के कुछ सालों बाद मेरी सहेली अमृता मुझसे मिलने आई थी। बहुत देर तक हम पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। किसी बात के बीच में उसने बोल दिया, इंदर मिला था। जैसे ही मैंने सुना मैं सुन्न हो गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और तभी उसने मेरी हथेली में उसका खत रख दिया। मैंने उस खत को एक किताब में छुपा कर रख दिया। जब मैंने वो खत पढ़ा तो लगा जैसे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। उसमें लिखा था, इंदु, जानता हूं हमारे बारे में फैसला लेने का हक अकेले मेरा नहीं था, पर शायद यही तुम्हारे लिए ठीक था। कुछ दिन पहले तुम्हारे पिताजी आए थे मुझसे मिलने। तुम्हारे पिताजी बन के नहीं, समाज के, रवायतों के और तुम्हारी जिंदगी के ठेकेदार बनकर। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपनी हद भी जानता हूं। उस छोटी सी हद में रहकर शायद मैं तुमको उनके गुस्से, उनकी नफरत से बचा नहीं पाता। वैसे भी इंदु, प्यार सिर्फ शरीर की परिधि तक तो सीमित नहीं है ना। प्यार सिर्फ साथ रहकर ही तो पूरा नहीं होता ना। हमारा प्यार इस शरीर का भी मोहताज नहीं। तुम मेरी आत्मा से जुड़ी हो। मैं तुमसे वादा करता हूं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तुमसे जरूर मिलूंगा। तब तक हम इस दिए गए नाटक के किरदार निभा लेते हैं। तुम्हारा इंदर। मैं बहुत देर तक खत को देखती रही, फिर अपनी आंखें बंद करके उसे किसी और किताब में रख दिया। मैं चाहती थी कि यह खत मुझे अब कभी न मिले।
वो प्यार की झूठी उम्मीद अब मेरी जिंदगी में कभी ना आए। ऐसे ही एक रोज मैं अपने ख्यालों में थी कि सिद्धार्थ मेरे कमरे में आया। आंटी, आपके पास दीवाने गालिब है? मैंने पूछा, आज पाश से फुर्सत कैसे मिल गई तुमको? वो बोला, आई एम इन लव और उसको गालिब बहुत पसंद है। मैंने दराज से निकालकर उसे दीवान दे दिया और कहा, जरा संभाल के मियाँ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक रोज वो शाहीन को घर लाया। शाहीन वही जिससे साहिबजादे को इश्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। उसने आते ही मेरे पैर छुए। जब हम तीनों बातें करने लगे तो इतना अदब और नजाकत थी उसकी बातों में, ऐसा लगा जैसे उर्दू जबान जिस्म पहनकर मेरे सामने बैठी हो। हमने उस दिन गालिब पर बहुत सी बातें की। फिर तो वो अक्सर सिद्धार्थ के साथ आती रही और हमारी महफिलें चलती रहीं। कुछ दिनों से मुझको लग रहा था कि सिद्धार्थ मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा। एक रोज मैंने ही पूछा उससे, सिद्धार्थ क्या बात है? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। सिद्धार्थ बोला, हाँ आंटी, कहना तो चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता हूँ कहने की, कहीं आप नाराज ना हो जाएं। तब मैंने उसको बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैं उससे नाराज नहीं होऊंगी। वो बोला, आई एम सॉरी बट मैंने आपका वो खत पढ़ लिया था जो आपने दीवाने गालिब में रखा था। मैं कुछ नहीं बोली। उसने पूछा, क्या आप अब भी उनका इंतजार कर रही हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरा और इंदर का रिश्ता बहुत गहरा है, जिस्मानी नहीं रूहानी है, और मुझे यकीन है कि वो मुझे फिर मिलेगा, इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में। सिद्धार्थ, मुझे इस इंतजार से उसकी महक आती है। सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा और फिर उसने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप खोलकर मेरी हथेली पे रखा। बोला, शाहीन का मैसेज है। मैंने मैसेज पढ़ा तो लगा जैसे वक्त ने इंदर का जलता हुआ खत फिर से मेरे हाथ में रख दिया, जैसे वक्त फिर से वही कहानी दोहरा रहा है। शाहीन ने मैसेज में लिखा था, सिद्धार्थ, मेरे अब्बू नहीं चाहते कि मैं किसी गैर मजहब के लड़के से शादी करूं। मैं उनको दुख नहीं देना चाहती हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती हूं। तुम बहुत ज़हीन हो सिद्धार्थ, मैं जानती हूं। तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम भी यही फैसला करते जो मैंने किया है। वो मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने से मेरी पूरी उम्र गुजर गई। मैंने सिद्धार्थ से तड़प कर कहा, उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। मैं जी तो चुकी हूं वो कहानी, अब फिर से नहीं जीना है मुझे। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं देख सकती थी कि उसके अंदर कुछ दरक गया है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे शाहीन के घर ले चलो। हम निकल पड़े। इंदु को इस बार इंदर से मिलना ही होगा, मैंने सोच लिया था। पता नहीं कब मैंने अपने आप को शाहीन के घर में पाया। शाहीन दुखी थी, उदास थी, बेटी होने का फर्ज निभा रही थी। उसने न सिद्धार्थ की तरफ देखा न मुझसे ही नजरें मिलाई कि इनकी उस कुर्सी पर वो सर झुकाए बैठी थी। क्यों कर रही हो तुम ये शाहीन? मैंने पूछा। आंटी, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम तो नहीं है ना, आप भी तो इंदर अंकल के बिना ही जी रहे हो। शाहीन की आवाज किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। मैंने शाहीन का हाथ अपने हाथ में लिया और भरे गले से बोली, जी तो तुम भी लोगी बेटा, सिद्धार्थ भी मरेगा नहीं, लेकिन जिंदगी में जो खालीपन आएगा तुम दोनों के, उसको कैसे भरोगी? नहीं भर पाओगी। फिर मुझसे कुछ कहा नहीं गया। शाहीन भी चुप ही रही, पर इस चुप्पी में लड़ने के पहले ही हार मान लेने की कसक नहीं थी। उसने पहली बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, उम्मीद थी कि साथ मिलकर वो दोनों दुनिया को मना लेंगे। मैं मुस्कुरा दी। 3 महीने हो गए हैं। हफ्ता भर पहले ही सिद्धार्थ और शाहीन की शादी हुई है। शाहीन के अब्बा खुश नहीं है, पर उन्होंने शाहीन से रिश्ता खत्म नहीं किया है। मेरे हाथ में दीवाने गालिब का वो मुड़ा हुआ पन्ना है जो इंदर ने मेरे लिए रख छोड़ा था। मैंने किताब का वो मुड़ा हुआ पन्ना सीधा किया, म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और जगजीत की आवाज में गालिब की गजल गूंज उठी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे
दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। फिर न जाने कब आंखें बंद हो गईं और मुझे इंदर साफ दिखाई देने लगा। वो मेरे जहन के आखिरी तल से मेरे पूरे अस्तित्व में फैलने लगा और मैं उसमें घुलती हुई मिट गई। इंदर ने अपना वादा पूरा किया था, वो मुझे फिर मिल गया था मेरे भीतर ही। कहानी खत्म, पैसा हजम। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।